हेलो स्टूडेंट, मॉर्निंग। कल हमने मूल अधिकारों के बारे में पढ़ा। 6 मूल अधिकार पढ़े। अनुच्छेद 12 से 35, 12 से लेकर 35 तक सारे अनुच्छेदों के बारे में हमने पढ़ा। इसके अलावा मूल अधिकारों के कुछ गुण और दोषों के बारे में हमने पढ़ा। फिर मूल अधिकारों के लिए अपन न्यायालय में जा सकते हैं, उसमें 5 प्रकार की रिट थी, वो उसके बारे में हमने पढ़ा। आज अपन शुरुआत करते हैं नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, तो जैसे मूल अधिकार तो जनता को ऐसे अधिकार मिले हुए हैं कि अगर कहीं व्यक्तियों के अधिकारों का हनन हो रहा हो तो व्यक्ति अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय की शरण ले सकता है। लेकिन ये मूल कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्व हैं, ये वाद योग्य नहीं है। ठीक है, इनका जो उल्लेख है नीति निर्देशक तत्वों का 36 से 51 तक है और संविधान का भाग 4 है। तो इसमें नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, और ये जो नीति निर्देशक तत्व है ना, कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। वैसे मूल अधिकार अमेरिका से थे, ये आयरलैंड से लिए गए हैं। हमारे संविधान की एक प्रमुख विशेषता नीति निर्देशक तत्व है, जिन्हें संविधान निर्माताओं ने आयरलैंड के संविधान से लिया है। राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के विचार हैं, जिन्हें संविधान निर्माताओं ने भविष्य में बनने वाली सरकारों के समक्ष एक पथ प्रदर्शक के रूप में रखा है। यानी सरकार को सुझाव दिया कि सरकार ऐसे ऐसे कार्य करेगी। ठीक है, यानी ये एक प्रकार के लोक कल्याणकारी। ठीक है, और सरकार को ये दायित्व देते हैं कि इन चीज़ों पे मतलब क्या करें, लक्ष्य बना के कार्य करें। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के शब्दों में राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य जनता के कल्याण को, आगे ना बात राजेंद्र प्रसाद ने क्या कहा कि नीति निर्देशक तत्व संविधान में शामिल करने का एक ही उद्देश्य है, जनता का कल्याण करना। तो जनता के कल्याण को प्रोत्साहित करने वाली सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना है। नीति निर्देशक तत्व राज्य की कार्यपालिका व्यवस्थापिका के समक्ष आचार संहिता के रूप में है, यानी जबरदस्ती नहीं है, एक प्रकार से क्या है, आचार संहिता है। भाई इस आधार पे सरकार कार्य करे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का क्या हो सके, कल्याण हो सके, भलाई हो सके। देश की मौलिक अधिकार परामर्शदात्री समिति ने यह स्वीकारा था कि इन्हें प्रशासन संचालन हेतु मूलभूत सिद्धांत माना जाए। संविधान के अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि इस भाग में दिए उपबंधों को किसी भी न्यायालय द्वारा बाध्यता नहीं दी जा सकेगी। बात आ गई ना कि मूल अधिकारों के मामले में हमने पढ़ा था कि मूल अधिकार है वो वाद योग्य है, यानी राज्य हमारे मूल अधिकारों का हनन करता है तो हम उस मामले में न्यायालय की शरण ले सकते हैं। लेकिन नीति निर्देशक तत्व हैं ये वाद योग्य नहीं है। अगर गवर्नमेंट किसी नीति निर्देशक तत्व के अनुसार कार्य नहीं भी करती है तो भी अपन न्यायालय की शरण नहीं ले सकते। लेकिन मूल अधिकारों के मामले में अपन न्यायालय की शरण ले सकते हैं। दोनों में कंपैरिजन करेंगे ना, तुलना करेंगे, अंतर करेंगे, तो ये बात बिल्कुल खुलकर सामने आएगी कि मूल अधिकार वाद योग्य हैं, जबकि नीति निर्देशक वाद योग्य नहीं। तब भी इसमें दिए हुए तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि निर्माण में इन तत्वों का प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य होगा। एल.जी. खेडेकर के अनुसार नीति निर्देशक तत्व वे आदर्श हैं जिनकी क्रियान्वयन का प्रयत्न शासन को करना है।
संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। तो संविधान का पार्ट 4 और राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं आर्टिकल 36 से 51। ठीक है, ये याद रखना है कि नीति निर्देशक तत्व है भारतीय संविधान किस भाग में है, तो भाग 4 में। मूल कर्तव्य किस भाग में है, तो भाग 3 में, अनुच्छेद 12 से 35। और मूल अधिकार, सॉरी मूल कर्तव्य नहीं, मूल अधिकार, और मूल कर्तव्य है वो भाग 4 के अनुच्छेद 51 के। ठीक है, तो मूल कर्तव्य आगे आ जाएंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व है लोक कल्याणकारी राज्य की कल्पना को साकार रूप देने, समता पर आधारित समाज का निर्माण करने यानी समाज में समानता स्थापित करना, विकास हेतु सभी को समान अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को परिभाषित सहित अन्य प्रावधानों की व्यवस्था की गई है। ये नीति निर्देशक तत्व नागरिकों की शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक समता तथा राज्य के लिए अनुसरणीय नीति के विश्लेषण से संबंधित हैं। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इन सिद्धांतों अथवा तत्वों को निम्नलिखित वर्गों में बांटा जा सकता है। तो पहला है कि आर्थिक सुरक्षा संबंधी नीति निर्देशक तत्व। किस प्रकार देश आर्थिक सुरक्षा की गारंटी देगा या आर्थिक प्रबंध करेगा। संविधान निर्माताओं का उद्देश्य भारत में एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु संविधान में अनेक निर्देशक तत्वों की व्यवस्था की गई। ये तत्व निम्नलिखित हैं। नंबर 1, संविधान के अनुच्छेद 39 के अनुसार राज्य अपनी नीति इस प्रकार निर्धारित करेगा कि भाई क्या क्या नीति बनाएगा, कैसे नियम बनाएगा। तो राज्य अनुच्छेद 39 के अनुसार क्या नीति बनाएगा, वो इस प्रकार है। क्या है, पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो। समुदाय के यानी समाज के भौतिक साधनों का स्वामित्व और वितरण इस प्रकार बटा हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो। यानी जो भी सार्वजनिक संसाधन है उनका बंटवारा इस प्रकार हो जिसपे सभी का समान अधिकार हो, यानी वो संसाधन सभी को मिले। संपत्ति और उत्पादन के साधनों का इस प्रकार केंद्रीकरण न हो कि सार्वजनिक हित को किसी प्रकार की बाधा पहुँचे। स्त्री और पुरुष दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिले। श्रमिक पुरुषों और स्त्रियों के स्वास्थ्य तथा शक्ति एवं बालकों की सुकुमार अवस्था का आर्थिक दुरुपयोग न हो। राज्य के द्वारा बच्चों के स्वस्थ रूप से विकास के लिए अवसर और सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। उन्हें स्वतंत्रता और सम्मान की स्थिति प्राप्त होगी तथा बच्चों और युवकों की शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाएगी। अनुच्छेद 41 में कहा गया है कि राज्य अपने विकास और आर्थिक सामर्थ्य की सीमाओं के अंतर्गत इस बात का प्रयास करेगा कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता अनुसार रोजगार पा सके। इन योग्यता के अनुसार व्यक्ति को क्या मिलेगा, रोजगार मिले। ठीक है, शिक्षा प्राप्त कर सके एवं बेकारी, वृद्धावस्था, बीमारी तथा अंगहीन होने की दशा में सार्वजनिक सहायता प्राप्त कर सके। यानी कोई काम करते हुए लग भी जाती है तो उसको गवर्नमेंट क्या करे, उसको सार्वजनिक सहायता दे। जैसे कोई विकलांग हो गया, अपंग हो गया काम करते समय, या वृद्धावस्था, जैसे गवर्नमेंट क्या है बूढ़े लोगों को, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देती है, बूढ़े वर्ग जो लोग उनको पेंशन देती है। तो कहने का मतलब है कि शिक्षा का और रोजगार का प्रबंधन करे और जो बेरोजगार हैं और वृद्ध हैं, बीमार हैं, अंगहीन हैं, तो उनकी सहायता कर सके। अनुच्छेद 42 में कहा गया है कि राज्य काम के लिए यथोचित और मानवोचित दशाओं का प्रबंधन करेगा तथा ऐसी व्यवस्था करेगा जिससे स्त्रियों को प्रसूतावस्था में कार्य न करना पड़े। यानी गर्भवती महिलाएं हैं तो ऐसी व्यवस्था राज्य करेगा, गर्भवती महिलाओं को काम न करना पड़े, ऐसी व्यवस्था करेगा। अनुच्छेद 43 में कहा गया है कि राज्य कानून द्वारा अथवा आर्थिक संगठन द्वारा तथा अथवा अन्य किसी प्रकार से ऐसी व्यवस्था करेगा जिसमें कृषि, उद्योगों अथवा अन्य क्षेत्रों में लगे हुए सभी श्रमिकों को अपने जीवन निर्वाह के लिए यथोचित वेतन मिल सके, उनका जीवन स्तर ऊंचा उठ सके, वे अपने अवकाश के समय का पूरा उपयोग कर सकें तथा उन्हें सामाजिक और सांस्कृतिक उन्नति के लिए सुअवसर प्राप्त हो सके। तो श्रमिकों को अपने जीवन निर्वाह के लिए अनेक प्रकार की वेतन संबंधी जो समस्याएं वो दूर हों, समय पर उनको
अवकाश मिले और उनका जीवन स्तर ऊंचा उठे। इसी अनुच्छेद में यह भी कहा गया है कि राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत अथवा सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने का प्रयत्न करेगा। 42 में संविधान संशोधन द्वारा आर्थिक सुरक्षा संबंधी नीति निर्देशक तत्वों में 2 तत्व और जोड़े गए हैं। क्या है कि कमज़ोर वर्गों के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता, बिल्कुल सही है कि जो कमज़ोर हैं उनको निःशुल्क रूप से, जैसे कोई गरीब आदमी है, कोई मुकदमा नहीं लड़ सकता तो गवर्नमेंट उसको क्या है, सरकारी वकील बना के देती है, तो ये कानूनी सहायता होगी। ठीक है। दूसरा है औद्योगिक संस्था में प्रबंधन में कर्मचारियों की भागीदारी बनाने की व्यवस्था। नवीन अनुच्छेद 43 के अनुसार राज्य उचित व्यवस्थापन अथवा अन्य किसी प्रकार से औद्योगिक संस्थानों अथवा अन्य ऐसे ही संगठनों के प्रबंधन में श्रमिकों को भागीदार बनाने के लिए कदम उठाएगा। 7 नंबर है अनुच्छेद 48 के अनुसार राज्य, अब देखो ये जो है, ये जो गौवंश है उसको बढ़ाने में, ठीक है, गौवंश को बढ़ाने में और उनको वध करने, उनका जो गौवंश का वध किया जाता है उनको रोकने में क्या करता है, मदद करता है अनुच्छेद 48। तो इसे प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में गौवंश हत्या पर हत्या निषेध की गई है, तो है अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 के अनुसार राज्य कृषि एवं पशुपालन का आधुनिक और वैज्ञानिक ढंग से संचालन करेगा एवं गाय, बछड़ों तथा अन्य दूध देने वाले व भार ढोने वाले पशुओं की नस्ल सुधारने और उनके वध को रोकने का प्रयत्न करेगा। तो पशुओं के वध को रोकने का प्रयास करेगा किसके तहत, आर्टिकल 48 के तहत। 44 में संविधान संशोधन अप्रैल 1979 द्वारा एक और तत्व जोड़ा गया कि राज्य विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले और विभिन्न व्यवसाय में लगे हुए व्यक्तियों के समुदायों के बीच विद्यमान आय, सामाजिक स्तर, सुविधाओं और अवसरों संबंधी भेदभाव को भी कम से कम करने का प्रयत्न करेगा। सामाजिक सुरक्षा और शिक्षा संबंधी निर्देशक तत्व है। लोगों के सामाजिक तथा शैक्षणिक स्तर को ऊंचा उठाने की दृष्टि से भी संविधान में कुछ निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 44 के अनुसार राज्य देश के सभी नागरिकों के लिए एक समान आचार संहिता बनाने का प्रयत्न करेगा, एक स्तर पर एक समान क्या करेगा, कानूनी व्यवस्था करेगा। अनुच्छेद 45 के अनुसार राज्य संविधान लागू होने के 10 वर्ष के अंदर 14 वर्ष की आयु तक के बालकों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करेगा। अनुच्छेद 46 के अनुसार राज्य जनता के पिछड़े हुए वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा तथा आर्थिक हितों की उन्नति के लिए विशेष प्रयत्न करेगा और सामाजिक न्याय तथा सभी प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा करेगा। अनुच्छेद 47 के अनुसार राज्य का यह प्रमुख कर्तव्य होगा कि वह लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य के विकास के लिए प्रयत्न करे। राज्य औषधि में प्रयोग किए जाने के अतिरिक्त ऐसे मादक द्रव्य पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध लगाएगा जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो, यानी जो नशीले पदार्थ हैं 2 नंबर के, तो उनके ऊपर क्या है, अवैध रूप से बिक्री पर क्या करेगा, रोक लगाएगा, प्रतिबंध लगाएगा। यानी दवाइयों को छोड़कर अन्य प्रकार के ड्रग्स से उनके ऊपर पदार्थों, मादक पदार्थों पर रोक लगाएगा ताकि लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ न हो। 42वें संविधान संशोधन में एक नवीन अनुच्छेद 48 का और जोड़ा गया है जिसमें कहा गया है कि राज्य, अब देखो वो तो था 48 तो था मतलब पालतू पशुओं के वध को रोक और उनकी मतलब उनको बढ़ावा देना, प्रजनन को बढ़ावा देना और वध पर रोक। 48 का ही वन्य जीवों से संबंधित है, तो वन्य जीवों को बढ़ावा देना, उनके वध को रोकना। 42वें संविधान संशोधन में एक नवीन अनुच्छेद 48 का और जोड़ा गया है जिसमें कहा गया है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार करने तथा देश के वन्य जीव और वनों की सुरक्षा के लिए क्या करेगा, प्रयत्न करेगा। तो वन्य जीव और वनों के लिए जो अनुच्छेद है वो है 48 का। फिर है तीसरा, पंचायती राज प्राचीन स्मारक तथा न्याय संबंधी निर्देशक तत्व है। देखो अपने संविधान में पंचायती राज की व्यवस्था किसमें थी, आर्टिकल 40 में, ठीक है, उसमें पहले पंचायती राज का उल्लेख किया गया था।
पंचायती राज के विकास, प्राचीन स्मारकों की रक्षा, जो अपने किले, हवेली, महल होते हैं ना, जो प्राचीन स्मारक हैं, उनकी भी रक्षा करना सरकार का दायित्व है। देश के पंचायती राज के विकास, प्राचीन स्मारकों की रक्षा तथा न्याय की प्राप्ति के उद्देश्य से भी संविधान में कुछ निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है, जो इस प्रकार है। अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में कहा गया है, क्या कहा गया है? अनुच्छेद 40 के अनुसार राज्य ग्राम पंचायतों के गठन के लिए प्रयत्न करेगा और उनको ऐसी शक्तियां तथा अधिकार प्रदान करेगा जिससे कि वे स्वायत्त यानी स्वतंत्र होकर शासन की इकाइयों के रूप में कार्य कर सकें। अनुच्छेद 49 में कहा गया है कि राज्य का यह दायित्व होगा कि वह प्रत्येक स्मारक अथवा स्थान कलात्मक अथवा ऐतिहासिक रुचि की, यानी जो ऐतिहासिक जो वस्तुएं हैं ना, जैसे चित्र हैं और मूर्तियां हैं, हवेलियां हैं, किले हैं, बावड़ियां हैं, ठीक है, ये ऐतिहासिक स्मारकों में आते हैं। तो ऐतिहासिक स्मारक तथा स्थान कलात्मक अथवा ऐतिहासिक रुचि की वस्तुओं की जिन्हें संसद ने राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दिया हो, रक्षा करे और उन्हें नष्ट होने, कुरूप बनाने अथवा उनका निर्यात करने से रोकने का प्रयत्न करे। तो कहने का मतलब है, अनुच्छेद 49 है वो अपने जो प्राचीन जितनी भी स्मृतियाँ हैं जिसको संसद ने राष्ट्रीय धरोहर घोषित कर दिया है, वो देश की क्या है, धरोहर है। तो राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वो उन सभी स्मारकों, मूर्तियों, किलों, बांधों, महलों, हवेलियों, उन सब की क्या करेगा, रक्षा करेगा। तो ये आर्टिकल हो गया 49। अब 50 है, ये अंतर्राष्ट्रीय मामलों से संबंधित है कि भी किसी के देश के साथ हमें किस प्रकार के संबंध रखने हैं, यानी कहने का मतलब आर्टिकल जो 50 है वो अपनी विदेश नीति को दर्शाता है। अनुच्छेद 50 में कहा गया है कि राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने का प्रयत्न करेगा। इसका उद्देश्य न्यायपालिका की स्वतंत्रता को क्या करना है, सुरक्षित करना है। ठीक है, सॉरी, इसमें 50 में तो मतलब न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है। ठीक है, 51 वाला है अंतर्राष्ट्रीय मतलब शांति समझौते। ठीक, 50 में तो क्या करता है कि राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने का प्रयत्न करेगा ताकि कार्यपालिका और न्यायपालिका अपने अपने क्षेत्र में सुरक्षित रह के काम कर सकें। अब है विदेशों वाला जो अनुच्छेद 51 है। इसमें देव लिखा है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधी निर्देशक तत्व है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की दृष्टि से संविधान के अनुच्छेद 51 में जिन निर्देशक तत्वों को अपनाया गया है वे इस प्रकार हैं। तो ये विदेश संबंधों से संबंधित है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और समझौतों से संबंधित है। राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की वृद्धि के लिए प्रयत्न करेगा। राज्य संसार के विभिन्न राष्ट्रों के मध्य न्यायपूर्ण व सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का प्रयत्न करेगा। राज्य राष्ट्रों के आपसी व्यवहार में अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधियों के प्रति आदर की भावना बढ़ाने का प्रयत्न करेगा। राज्य अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा सुलझाने के लिए प्रोत्साहन देगा। निर्देशक तत्वों के उपयुक्त वर्णन से स्पष्ट हो जाता है कि इन सिद्धांतों के आधार पर भारत में वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना हो सकेगी। इन सिद्धांतों के कार्यान्वयन से भारत संविधान की प्रस्तावना के अनुरूप एक कल्याणकारी राज्य बन सकेगा। नीति निर्देशक तत्वों का महत्व। नीति निर्देशक तत्व भारत के संविधान में क्यों अपनाए गए, इनका क्या महत्व है। संवैधानिक और व्यवहारिक दृष्टिकोण से नीति निर्देशक तत्व अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन तत्वों के महत्व का अध्ययन निम्नलिखित रूप में किया जा सकता है। शासन के लिए आचार संहिता। यद्यपि इन निर्देशक तत्वों को न्यायालय द्वारा क्रियान्वित नहीं किया जा सकता, न्यायालय में इनको नहीं ले जाया जा सकता और न ही न्यायालय इनको लागू करवा सकता है, किंतु इनके पीछे जनमत की शक्ति होती है जो प्रजातंत्र का सबसे बड़ा न्यायालय है। अतः जनता के प्रति उत्तरदायी कोई भी सरकार इनकी अवहेलना का साहस नहीं कर सकती। तो कहने का मतलब ये मामला जनता पर डिपेंड है।
लोक कल्याणकारी राज्य की रूपरेखा। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में कहा था कि संविधान का उद्देश्य केवल राजनीतिक लोकतंत्र की व्यवस्था करना ही नहीं है, बल्कि ऐसे कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है जिसमें आर्थिक व सामाजिक लोकतंत्र का भी समावेश हो। ये सिद्धांत इस आदर्श की पूर्ति करते हैं। शासन के मूल्यांकन का आधार। नीति निर्देशक तत्व जनता द्वारा शासन की सफलता या असफलता जांचने के मापदंड हैं। इनके द्वारा सरकार के विभिन्न कार्यों का मूल्यांकन किया जाता है। संविधान के क्रियान्वयन में सहायक। नीति निर्देशक तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं, जिसका तात्पर्य है कि देश के प्रशासन के लिए उत्तरदायी सभी सत्ताएं इनके द्वारा निर्देशित होंगी। न्यायपालिका भी शासन का एक महत्वपूर्ण अंग होने के कारण यह आशा की जाती है कि भारत में न्यायालय संविधान की व्यवस्था के कार्य में नीति निर्देशक तत्वों को उचित महत्व देंगे। सामाजिक आर्थिक परिवर्तन में सहायक। भारतीय संविधान निर्माताओं का उद्देश्य भारत में एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था। इस हेतु आर्थिक सुरक्षा व आर्थिक न्याय प्रदान करने हेतु राज्य के प्रत्येक स्त्री पुरुष को जीविका के साधन उपलब्ध कराना, संपत्ति का केंद्रीकरण रोकना, स्त्री बाल श्रमिकों को शोषण से सुरक्षा प्रदान करना आदि समतामूलक समाज स्थापना में सहायक सिद्ध हुए हैं। इसी तरह लोगों के जीवन स्तर सुधार हेतु चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार उपलब्ध कराने में नीति निर्देशक तत्वों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो कहने का मतलब है सामाजिक आर्थिक परिवर्तन में सहायक। स्त्री पुरुष के भेदभाव को समाप्त करना, उनके रोजगार के साधन उपलब्ध कराना, जो पूंजी है उसका एकत्रीकरण रोकना या केंद्रीकरण को रोकना, और समाज में सभी लोगों को समान अवसर प्रदान करना, यानी समतामूलक समाज की स्थापना करना, ये इसका क्या रहा है, प्रमुख लक्ष्य रहा है। फिर है नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण। भूमि सुधार। आज़ादी से पूर्व किसान, जमींदार व जागीरदार प्रथा के शोषण का शिकार थे, किंतु संविधान की 9वीं अनुसूची में 1951 में भूमि सुधारों के अंतर्गत भूमि पर जोतने वाले का अधिकार लागू करने से किसानों को सुरक्षा प्राप्त हुई है। तो इससे पहले क्या था कि भूमि थी वो किसी की सुरक्षित नहीं थी, ठीक है। 1951 में क्योंकि जमींदारों का हक होता था भूमि पे, जिसको देते थे जोतने के लिए वो जोतता था, बाकी जिसको नहीं देते थे वो जोत नहीं पाता था। लेकिन 1951 में कानून बना के और ये व्यवस्था कर दी कि जो वर्तमान में जो भूमि जोत रहा है वो उसी का मालिक होगा, ऐसी व्यवस्था कर दी, यानी किसानों को भूमि का मालिक बना दिया। पहले जमींदार होते थे। पंचायती राज और स्थानीय स्वशासन। नीति निर्देशक तत्वों में ग्राम पंचायतों की स्थापना और इन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों का रूप देने की बात की गई है। 2 अक्टूबर 1959 से पंचायती राज की व्यवस्था में लागू की गई, यानी 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन हुआ। कहाँ से? नागौर से, बगदरी गांव से। तो पंचायती राज का उद्घाटन करने वाला राजस्थान प्रथम राज्य था, ठीक है। और इसके लिए इसको कानूनी मतलब मान्यता देने के लिए 1992 में 93 में 73वां संशोधन हुआ तथा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। 1993 में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के आधार पर पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसी तरह 74वें संविधान संशोधन में शहरी क्षेत्र में जो नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम है, शहरी क्षेत्र में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था को सुदृढ़ करने का प्रयास किया गया। पंचवर्षीय योजनाएं। देखो, पंचवर्षीय योजना का मतलब होता है कि भाई सरकार 5 साल में इन कामों पे ज़्यादा जोर देगी। तो 5 साल की योजना बनाकर क्या किया जाएगा, काम किया जाएगा। देश में योजनाबद्ध तरीके से काम किया जाएगा, इसलिए पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जाती थी। देश के आर्थिक विकास के लिए नियोजन की प्रक्रिया को अपनाया गया। इस आधार पर योजना आयोग का गठन कर आर्थिक विकास का ढांचा तैयार किया गया। 2015 से योजना आयोग को खत्म कर दिया गया, इसकी जगह क्या बना दिया, नीति आयोग बना दिया। अब तक 11 पंचवर्षीय योजनाएं लागू की जा चुकी हैं। वर्तमान पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2012 से संचालित की जा रही है, तो 2017 को पूर्ण हो गई। अब भारत में आगे से पंचवर्षीय योजना बननी बंद हो गई है। आखिरी जो पंचवर्षीय योजना थी वो 12वीं थी, 2012 से 2017 तक। 31 मार्च 2016
17 को 12वीं पंचवर्षीय योजना समाप्त होगी। उसके बाद किसी पंचवर्षीय योजना को लागू नहीं किया गया। इन योजनाओं में कृषि, जल संसाधन, पशु नस्ल सुधार, ऊर्जा, उद्योग, परिवहन, श्रम, आवास सुरक्षा, वैज्ञानिक अनुसंधान, शिक्षा आदि के संबंध में विभिन्न कार्यक्रम तैयार कर क्रियान्वयन निरंतर जारी है। कमजोर वर्गों का कल्याण कमजोर वर्गों मतलब SC ST के लोगों को क्या करना, बढ़ावा, उनके जीवन स्तर को सुधारना। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्ग के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए संविधान व शासन में विशेष प्रावधान किए गए हैं। प्रतिनिधि संस्थाओं में इनके लिए आरक्षण की अवधि 95वें संविधान संशोधन द्वारा 25 जनवरी 2020 तक के लिए बढ़ा दी गई है। यानी अब 25 जनवरी 2020 को नया कानून बना के इसका आरक्षण की व्यवस्था है वो कब तक कर दी गई है, 2030 तक कर दी गई है। 10 साल के लिए और बढ़ा दिया है। अस्पृश्यता निवारण के लिए आपको पता है अनुच्छेद 17 पीछे आया था और इसके निवारण के लिए कठोर कानून बनाए गए हैं। इनके शैक्षिक स्तर उन्नयन के लिए निःशुल्क शिक्षा, छात्रवृत्ति आदि की व्यवस्था की गई है। 65वें संविधान संशोधन अधिनियम के आधार पर 7 सदस्यीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग की स्थापना कर इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। यह आयोग इस वर्ग के शोषण संबंधी घटनाओं की जांच कर सकेगा। महिला सशक्तिकरण के लिए 73वें व 74वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं व शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं में महिलाओं के लिए 30% स्थान आरक्षित किए गए हैं। सामाजिक सुरक्षा, नागरिकों के सामाजिक उत्थान के लिए वृद्धावस्था पेंशन योजना, स्वास्थ्य बीमा योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी नरेगा अधिनियम 2005 आदि कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर संचालित किए जा रहे हैं। बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण, आर्थिक समानता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जीवन बीमा, परिवहन, कोयला, खान, पर्यटन आदि के साथ साथ प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जा चुका है। न्यायिक व्यवस्था में सुधार, सस्ता व शीघ्र न्याय सुलभ कराने के लिए लोक अदालतों में त्वरित न्यायालयों की व्यवस्था को अपनाया गया है। अनिवार्य व निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत की मात्र 14% आबादी शिक्षित थी। हमारी सरकारों ने शिक्षा के महत्व को समझते हुए लोगों तक शिक्षा पहुंचाने पर जोर दिया। इसी के अंतर्गत 86वें संविधान संशोधन के आधार पर प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बालक के लिए अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा के अधिकार को प्रावधान किया गया। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील आदि कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा को बढ़ावा देना, बच्चों को स्कूलों से जोड़ना, तो इसके लिए मिड डे मील व्यवस्था भी की गई है, दोपहर का भोजन, ठीक है। सर्व शिक्षा अभियान चला करके ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शिक्षा से जोड़ना है। संपत्ति के अधिकार से संबंधित व्यवस्था में परिवर्तन, आर्थिक व सामाजिक न्याय के मार्ग में बाधित मानते हुए संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकार की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया है, क्योंकि ये भेदभाव वाला कानून था। समान कार्य तो समान वेतन, वर्ग, जाति, लिंग के आधार पर आजीविका में भेदभाव दूर करते हुए स्त्री पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किया गया है। केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा किए गए ये कार्य यह दर्शाते हैं कि भारत में एक पंथ निरपेक्ष समाजवादी व लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए इन नीति निर्देशक तत्वों को लागू किया गया है। मूल अधिकार व नीति निर्देशक तत्व, मूल अधिकार व नीति निर्देशक तत्व दोनों ही नागरिकों के कल्याण अथवा विकास से संबंधित हैं तथा नागरिकों का जीवन श्रेष्ठ बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। फिर भी दोनों में अंतर है। क्या अंतर है दोनों में? मौलिक अधिकार वाद योग्य हैं लेकिन निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं हैं। मौलिक अधिकार नागरिकों के कानूनी अधिकार हैं लेकिन निर्देशक तत्व समाज के नैतिक बंधन हैं। मौलिक अधिकार व्यक्ति के व्यक्तिगत अधिकार हैं लेकिन निर्देशक तत्व राज्य की नीतियों के निर्धारण में पथ प्रदर्शक हैं। मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र के प्रतीक हैं लेकिन निर्देशक तत्व सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र के प्रतीक हैं। यानी मौलिक अधिकार तो क्या है? राजनीतिक लोकतंत्र के, जबकि नीति निर्देशक तत्व सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र के प्रतीक हैं। अब है मूल अधिकारों व राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में संबंध। क्या संबंध है मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, वो देखना। संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार और भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व वर्णित हैं। संविधान निर्माताओं ने इन दोनों भागों को एक दूसरे का पूरक माना है।
ये सम्मिलित रूप से कल्याणकारी लोकतांत्रिक राज्य के निर्माण की योजना प्रस्तुत करते हैं। न्यायाधीश राजेंद्र गढ़कर का मत था कि दोनों भागों में यदि गतिरोध हो तो न्यायालय की ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे दोनों में सामंजस्य स्थापित हो सके। सन 1967 में गोलकनाथ वाले मामले में न्यायपालिका ने अधिकारों को सर्वोच्च संसद द्वारा असंशोधनीय घोषित कर दिया था। आपको पता है कि भाई 1967 में गोलकनाथ वाले वाद में क्या गया था कि मतलब संसद है वो क्या क्या नहीं कर सकती, मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। लेकिन 1973 वाला जो केशवानंद भारती वाद था उसमें क्या व्यवस्था की गई कि संसद मूल अधिकारों में परिवर्तन कर सकती है लेकिन संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती। तो 67 वाले मामले को 73 वाले मामले ने पलट दिया। देखो दे रखा ना, संसद द्वारा असंशोधनीय घोषित कर दिया था कि भाई संसद वो संविधान में या मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। लेकिन 73 में केशवानंद भारती वाले वाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित किया गया कि संसद द्वारा संविधान के किसी भी भाग में परिवर्तन या संशोधन किया जा सकता है किंतु संविधान के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। 42वें संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता दी गई थी किंतु बाद में मिनर्वा मिल्स वाले वाद में उच्चतम न्यायालय ने मूल अधिकारों पर नीति निर्देशक तत्वों की सर्वोच्चता को समाप्त कर यह स्पष्ट कर दिया, क्या स्पष्ट कर दिया कि संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति असीमित नहीं है। यानी ये नहीं है कि भाई संसद चाहे वो संशोधन कर दे, ऐसा नहीं है। वह मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं कर सकती है। वर्तमान में न्यायपालिका द्वारा मूल अधिकारों की व्याख्या नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में की जा रही है क्योंकि मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के विरोधी नहीं जबकि पूरक हैं। तो ये हो गए अपने नीति निर्देशक तत्व है। तो मूल अधिकार हो गए, नीति निर्देशक तत्व हो गए, ठीक है। मूल जो कर्तव्य हैं आर्टिकल 51 के भाग 4 के में, जिनका अध्ययन अपन अगले पीरियड में करेंगे, ठीक है।